शादियों में जाने से आपने कहा कि नहीं जाना चाहिए, दहेज वाले शादियों में, क्या आप शादियों में नहीं जाएंगे? सब लोगों से एनडीए सरकार के दहेज प्रथा एक नीति है। अगर दहेज वाली शादी में लोग न जाने का संकल्प ले ले, मैं समझता हूँ कि दहेज प्रथा पर सामाजिक लगाम लग गए। आम लोगों से अपील करते रहते हैं और इसको लेकर तो अभियान स्थानीय स्तर पर शुरू हो गया है, लेकिन व्यापक तौर पर भी शराबबंदी और नशा मुक्ति के अलावे बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ राज्य सरकार सशक्त अभियान चलाएगी और इसमें लगे हुए तमाम गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करेगी। स्वयं सहायता समूहों को इसमें प्रेरित किया जाए जो इस कार्य में लगे। और जो अभी हम लोगों ने देखा है इस बार कि हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आई, लेकिन हम देखते हैं कि लड़कों में ज़्यादा गिरावट आई, लेकिन लड़कियों में उस प्रकार से गिरावट नहीं है। तो सब लोगों के बीच में एक मास कैंपेन चलाने की भी कोशिश स्वास्थ्य विभाग और सब लोगों ने मिलकर प्रारंभ किया, ताकि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि बेटा हो या बेटी, उसका इलाज तत्काल कराना चाहिए नवजात शिशुओं का। तो उससे जो वैसे सेक्स रेशियो में बिहार में इम्प्रूवमेंट आया है पहले की तुलना में, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में नारी शक्ति को जगाने में, महिलाओं को संगठित और जागृत करने में जो बहुत सारे काम किए गए, चाहे पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण, लड़कियों के लिए पोशाक योजना, फिर बाद में साइकिल योजना, छात्रवृत्ति की योजना, अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई। और बाद में 7 निश्चय के अंतर्गत तो अब राज्य सरकार की हर सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों को संगठित किया गया है। तो इन सब चीज़ों के कारण नारी जागृति आई है, उसका तो एक व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो इन सब चीज़ों में लोगों को लगाना और लोगों को प्रेरित करना, यह हम लोगों का मकसद है। सर, मैं अक्सर फरीदी हूँ, विश्वास है कि लोग इस दिशा में सोच रहे हैं और लोगों के मन में इस बात का आकर्षण है, सबको लग रहा है। अब दहेज प्रथा के शिकार थे समाज के जो तबके संपन्न थे, वैसे तबकों में, लेकिन अब ये धीरे धीरे ये बीमारी और ये पूरी की नीचे की ओर फैल रही है। तो लोगों को जागृत करके इसको रोकना और हर तबके में दहेज के खिलाफ वातावरण बनाना, तो यह भी हम लोग का एक सामाजिक उद्देश्य है और इसको प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे। आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। मैं अक्सर फरीदी हूँ, इनकलाब से है। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे में कैसे देखते हैं? जैसा आप देखते हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, आप ही लोग जो दिखाते रहते हैं हमें देखते हैं। जी, मैं इनकलाब से हूँ, अक्सर फरीदी। बातचीत की, आपने कहा कि आपका नया लेटेस्ट कैंपेन है, आपके मंत्रिमंडल में कुछ कुंवारे लोग हैं, तो आप गारंटी देंगे कि बिना दहेज की शादी करेंगे? पहला। दूसरा सवाल, सभी कुंवारे मंत्रियों के आजकल संपत्तियों का कुछ खुलासा हो रहा है। दाएं साइड में मंत्री बैठे हुए हैं, बाएं साइड में जो आपके सहयोगी हैं, उन्होंने 2008 में उसके बारे में खुलासा किया था। उस पर आपको क्या कहना है? कुछ नहीं, इसका इतना ना खुलासा कर रहे हैं, इसको बोलने की जरूरत क्या? इसमें जो आरोप सुशील जी के द्वारा या भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है,
उसका उत्तर लालू जी के द्वारा और आरजेडी के द्वारा दिया गया है। लेकिन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो आप ही लोग इसको इतना प्रखरता से चलाते हैं, दोनों तरफ से उत्तर आता है। इसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं दिख रही, इसमें किसी के प्रतिक्रिया की क्या जरूरत है? क्या है क्या नहीं है? अगर एक पक्ष आरोप लगाता है और फिर दूसरी तरफ से उस पक्ष पर भी आरोप लग रहा है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अखबारों में और मीडिया में प्रतिक्रिया देने वाली तो न है नहीं। अगर भाजपा के लोगों को लगता है कि ऐसा है तो उनको अपने रास्ते पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आरजेडी की तरफ से और नेताओं की तरफ से तो बात सब कही गई है। तो ऐसा लगता है कि अखबार में पब्लिसिटी रोज रोज चूंकि मिलती है, इसलिए इसको जारी रखा गया। वरना अगर सचमुच किसी के पास सचमुच किसी के पास कोई ऐसा तथ्य है जो कानूनी रूप से उसके चलते कोई गलत साबित किया जा सकता है, तो फिर कानून का सहारा लीजिए, रोज वक्तव्य क्यों देते हैं? चाहे जितने आरोप लगे हैं, ये सारे के सारे आरोप जो लगे हैं वो किसके दायरे में? ये तो सबके सब केंद्र के दायरे में। आज तक कोई इसके बारे में जांच पड़ताल करके तो कोई बात सामने आई नहीं, आरोप के रूप में बात आती है। तो आरोप जो आती है उसका जवाब भी तो लोग दे रहे हैं। इसलिए कोई तीसरे व्यक्ति को, तीसरे पक्ष को इसमें बोलने की क्या आवश्यकता है? जी इसमें हम लोग जांच करेंगे। कंपनी लॉ बिहार का है, जरा हमको बताइए तो। हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से कुछ सब चीज की जानकारी भी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का विषय ही नहीं, लेकिन कुछ कहा जाता है और उसका उत्तर भी दिया जाता है और दूसरे पक्ष पर भी आरोप लगा। तो इन सारे चीजों का जो मामला है कोई राज्य से तो संबंधित है नहीं। तो एक ही चीज पता चलता है कि इस तरह का एक वातावरण बनाकर रखो कि राज्य सरकार जो काम कर रही है वो गौण हो जाए और यही बातें प्रमुखता से आती है। हम तो यही देखते हैं, इसलिए हम अपना काम करते हैं। और हमने अपने सारे सहयोगियों को कहा कि आप अपने काम में दिलचस्पी रखिए और हम जो कर रहे हैं, पूरी सरकार जो कर रही है, इसको ही बोलिए, क्योंकि जो जितना काम हो रहा है उसमें कहाँ किसी को दिलचस्पी? हम तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जनता को दिलचस्पी है। आप लोग भले ही सोचते होंगे कि छाप रहे हैं, बड़ा पब्लिसिटी हो रहा है, दिन दिन भर चला रहे हैं, तो इसका बड़ा भारी इम्पैक्ट है, ये सोच रहे होंगे मन। लेकिन मेरा तो अपना विश्वास है, हम तो निरंतर जनसंपर्क में रहते हैं, तो हमको तो पता है कि जो काम हो रहा है उसका प्रभाव, उन बातों का प्रभाव। लेकिन एक जो दूसरे प्रकार से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश हो, अगर सच है तो आप जांच करिए और जांच करके जो तथ्य लोगों के सामने आएगा। वरना रोज सिर्फ बयान देना और जिसके खिलाफ बयान दे रहे हैं उसके बारे में बता भी दे रहे हैं। तो इसलिए ये सारी बातें करना और देख रहे हैं कि कुछ कहना, फिर हमसे क्वेश्चन पूछना। अगर हमसे क्या क्वेश्चन, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसको एक बड़ा भारी चर्चा का विषय जरूर बनाने की एक जो चला है वो दिखता है कि सुनियोजित ढंग से सब हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप कैबिनेट के मुखिया हैं, आप अपने हर मंत्री से प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन लेते हैं हर साल के 31 दिसंबर को। बहुत सारे ऐसी संपत्तियों का उजागर हो रहा है, हालांकि उनकी तरफ से कहा जाता है कि खुलासे का खुलासा है। क्या सारी संपत्तियों का जिक्र उनके एफिडेविट में आपके पास है? ये पूरी कुछ एफिडेविट नहीं है, ये आप जान लीजिए। यह एक कदम बिहार सरकार ने पहली बार उठाया, देश में पहली बार। हम लोग भी केंद्र में मंत्री थे, हम लोगों को भी हर साल अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन करना पड़ता था प्रधानमंत्री जी, और वो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में सुरक्षित रहता था, वो सार्वजनिक भी नहीं किया जाता। लेकिन बिहार में पहली बार हम लोगों ने शुरू किया 2011 से कि अपने मंत्रियों को अपने एसेट्स के बारे में डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको सार्वजनिक किया जाता है, वेबसाइट पर डाला जाता है, जिसको आप लोग छापते भी।
ये पहली बार ये काम बिहार में शुरू हुआ। तो ये डिक्लेरेशन है, एक इंडिविजुअल का डिक्लेरेशन है, और उसको हम लोग वेबसाइट पर डालते हैं, सबकी नजर में, जानकारी में, सबकी जानकारी में। तो अगर जिसके पास जो एसेट है और प्रॉपर्टी है उसको डिक्लेयर करना, तो कोई क्यों छिपाएगा, किस बात के लिए छिपाएगा, और छिपाने से उसको क्या लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात जान लेते हैं, एफिडेविट नहीं है, ये किसी कानून से बंधा हुआ नहीं, ये एक नई परंपरा की शुरुआत हमने कराई, और इसका मोरल वैल्यू और सोशल वैल्यू, ये कोई कानून से बंधा हुआ नहीं, ये मोरालिटी से बंधा हुआ कि हम अगर सार्वजनिक जीवन में हैं तो हमारे पास जो भी धन संपत्ति है उसको हम प्रकट कर देंगे। और ये काम यहीं से शुरू हुआ, यही नहीं, हमारे यहाँ बिहार में इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद ने इसको लागू किया। सिर्फ मंत्री ही नहीं, हर विधानसभा के सदस्य को, विधान परिषद के सदस्य को हर वर्ष अपने एसेट को डिक्लेयर करना है, और वह भी सार्वजनिक किया जाता है। और यही नहीं, हमने बिहार में इसके साथ साथ यह भी किया कि जो भी हमारे क्लास 3 एम्प्लॉय से लेकर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक सब लोग अपने एसेट को डिक्लेयर करेंगे, और वह भी सार्वजनिक किया जाता है। और आपको मालूम होगा कि शुरू में एक आध ऑफिसर्स ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उसको नहीं सुना गया। ये कहते हुए कि हम लोग तो सेंट्रल सर्विसेज के हैं, वो बात नहीं मानी गई कि भाई बिहार में आप सेवा कर रहे हैं तो क्लास 3 एम्प्लॉय से लेकर टॉप रैंक में जो लोग हैं उन सबों का एसेट डिक्लेयर होगा, संपत्ति डिक्लेयर करनी है। तो बिहार में हमने शुरू किया, और बिहार में लोगों के सामने है, आप खोजबीन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र में मीडिया एक चौथा स्तंभ है, लेकिन उसको तो अपना काम निष्पक्षता के साथ करना चाहिए, करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता तो आप उसके सामने प्रश्न रख दीजिएगा ना कि बताया है कि नहीं बताया है। ये तो मोरल और एथिकल प्रश्न है ना, ये लॉ से तो कोई बाउंड नहीं है, ये तो मोरल और एथिकल प्रश्न है। या अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया अपना एसेट, तो ये उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई हमने एसेट क्यों नहीं डिक्लेयर किया, और उसको डिक्लेयर करना होगा, करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में सिर्फ कानून की अहमियत नहीं होती है, सार्वजनिक जीवन में मोरल वैल्यूज भी, आप किस प्रकार से कोई काम करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी चीज है, और मोरल वैल्यू है। मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं मालूम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सबने अपने एसेट्स को जरूर डिक्लेयर किया होगा। और क्योंकि बिहार का जो गाइडलाइन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो चुनाव आयोग ने जो परफॉर्मा बनाया है चुनाव लड़ने वालों के लिए, उम्मीदवारों के लिए अपने एसेट डिक्लेरेशन का, उसी फॉर्मेट में आपको हर वर्ष डिक्लेयर करना है। और मेरे हिसाब से उसी फॉर्मेट में एमएलए और एमएलसी भी हमारे यहाँ डिक्लेयर करते हैं, और उसी फॉर्मेट में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी से लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर तक भी उसका डिक्लेरेशन होता है। तो सबके सामने अध्ययन कर लीजिए, और अध्ययन करके अगर कोई उसमें आपको त्रुटि दिखाई देती है, बयानबाजी नहीं, आप खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए ना। मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात हम नहीं कर रहे, मीडिया भी तो करती है ना, खोजी पत्रकारिता इसलिए भी तो कहा जाता है, करिए। अगर कहीं कोई नहीं डिक्लेयर किया तो कीजिए। अरे उधर तो पहले हो जाने न दीजिए, आपका मेरा वॉइस बहुत तेज है, जबकि मेरा कान अभी तक ठीक है। मंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि आपने मोरल वैल्यू और एथिकल वैल्यू की बात की है, मोरालिटी के तहत ही आपको जांच करा देनी चाहिए और सब कुछ साफ हो जाना चाहिए? आरोप से क्या मतलब? आरोप कोई लगा रहा है तो आप ही देख लीजिए ना, हम तो आप ही को कह रहे हैं, कोई आरोप लगा रहा है तो आप ही इन्वेस्टिगेट करें इस विषय पर। बाकी जिस विषय से का कानून से संबंध है वो तो कानूनी एजेंसी करेगी, जिनके पास अधिकार, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने देश में संविधान के मुताबिक अनेक कानून बने हुए हैं, और उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिकार भी प्रदत्त की है सिस्टम के अंतर्गत। कौन किसकी जांच करेगा वो मालूम है, वो जांच करे। लेकिन जो मोरल इशू हम बता रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा आरोप लगा तो आप ही देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना है।
आप ही कर सकते हैं, मीडिया क्यों नहीं जांच कर सकता? मीडिया तो ऐसा जांच करता है, करने का उसको पूरा अधिकार है। जांच मतलब कि आप खोजबीन करें, तथ्य सामने ला दें। आप कोई किसी पर आरोप लगाता है तो जिस पर आरोप लगा रहा है उसी से पूछ लीजिए, फिर आप फैक्ट्स को देख लीजिए, इसमें क्या लगता है? तो कोई ऐसी बात है नहीं। तो ये हमारे स्तर से जांच का विषय नहीं है, ये तो ज्यादा तो आपके स्तर के जांच का विषय है। अभी जांच करके सामने लाइएगा। मुझे तो सब पर भरोसा है, मैं तो ये मान कर चलता हूं कि जिसका जो एसेट होगा वो जरूर डिक्लेयर किया होगा। लेकिन अब जो थोक भाव से रोज आरोप लगता है, और काम की बात हम पढ़े, लोगों का देखें कि यही पढ़ते रहे। हम तो सब पढ़ते भी नहीं है भाई, हमारे जिम्मे बहुत सारे काम, कहाँ कौन घटना घट गई, क्या हो गया, कहाँ क्या हो रहा, उस एंगल से पढ़ते हैं। हम देखते हैं आपके पास आलेख छपते हैं, एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, उन चीजों पर गौर करते हैं ये आरोप प्रत्यारोप में क्या दम है। अब इतने दिनों से राजनीति करते करते, अब आप लोगों की उम्र है कम, हम लोग जब से राजनीति कर रहे हैं उस समय वाले लोग एक भी यहाँ दिख नहीं रहे। हाँ, एक आध है मुश्किल से, इनके बड़े भाई थे, समझे ना, जब यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी के रिपोर्टर थे, वो नहीं रहे, दुख है। तो अब दिक्कत है कि हम लोगों को तो शुरू से आप लोग देखे नहीं, अभी नया आजकल दौर शुरू हो गया। अब बताइए, आजकल तो टेलीविजन पर ही होता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कुछ। अब आजकल तो कई चैनल्स ही उसको खोजबीन कर रहे हैं, अब पता करके बता रहे हैं कि जो वायरल हुआ है झूठा था। कल ही आज तक पर देख रहे थे कि वायरल झूठा था, कभी एबीपी पर देखा कि कोई वायरल के बारे में एक्सपोज किया, कहा कि झूठा है। तब बताइए, इस दौर में हम लोग अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, यही देखते रहे। मोबाइल जब शुरू आया था तो इस्तेमाल करते थे, अब तो छोड़ दिया। अब कौन देखे, उसी पर एक हम देखते रहते हैं लोगों को जिनको इसकी आदत है, जैसे हमारे ही अधिकारी गण, हम देखते रहते हैं, मीटिंग में भी बेचारे इसे करते रहते हैं। हमको कभी कभी रुकवाना पड़ता है कि जो कह रहे हैं वो सुनिए ना, उसी को क्या देख, उसको कुछ नहीं रहता है। कभी कोई एनडीटीवी देख रहा है, कोई दूसरा न्यूज देख रहा है, कोई किसी अखबार का देख रहा है, ये तो देखते रहता है। क्या होता है ये छन जानने से क्या होता है? तो काम में हम ध्यान केंद्रित करते हैं और आप देखते हैं कि लोगों का सुनते हैं आइडिया क्या है, कोई काम कर रहे हैं। आप देखा आपने उस दिन एक महिला आई, उसने कहा कि भाई दहेज प्रथा पर भी चलना चाहिए, कितनी वो उन्होंने अपनी बात कही। आज भी देख रहे तरह तरह के विचार के साथ लोग आ रहे हैं। देखिए, हमारा काम है पॉजिटिव दिशा में काम करना, और निगेटिविज्म तो चलता रहेगा समाज में। मनुष्य का दो एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो भाई निगेटिविज्म में जिनको दिलचस्पी उधर देखे, हमारा तो पॉजिटिविटी में दिलचस्पी। हमारे सामने कोई आदमी आता है तो उसकी अच्छाई ढूंढते, इसमें अच्छा क्या है, क्योंकि समाज को सही रास्ते पर ले जाना है। तो यही इंसान के जरिए आप ले जाइएगा। ऐसा तो कोई इंसान मिलेगा कि जो आइडियल है, अगर वो आइडियल हो जाएगा तब तो देवता हो जाएगा, आदमी रहेगा कहां? तो ऐसा कोई आदमी धरती पर नहीं मिलेगा जिसमें कोई उसकी अच्छाई को लेकर आगे बढ़िए। तो हम कोशिश वही करते रहते हैं। देखिए, और क्षमा कीजिएगा, आप लोग हमेशा रोज लिखते हैं चुप्पी साधे पर, क्या चुप्पी साधे, वो झूठ मूठ के हमको आप लोग टारगेट करते हैं। मैं अपने मन पर बोल रहा हूँ, विचित्र लगता है। हम नहीं है 2019 के दावेदार, हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं। हमारी छोटी सी पार्टी है और हम ये दावा करते हैं, तो सब कहते रहता है इसी नाम पर हर चीज ले दे करके मेरे ऊपर अटैक कर। काहे का मेरे ऊपर अटैक कर? जो थोड़ा बहुत जन सेवा कर रहे हैं, चाहे मेंबर पार्लियामेंट के रूप में रहे, एमएलए के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, जो काम करने का अवसर जनता ने दिया, हम वो काम करते रहते हैं। हम उसके आगे कुछ नहीं सोचते। अभी तो हमारा मैंडेट है महागठबंधन का बिहार की सेवा करने का। हम कारण क्या करें? पॉलिटिकल आदमी है तो पॉलिटिकल पार्टी चलाना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया। शरद जी 3 टर्म से अध्यक्ष थे, रह ही नहीं सकते थे आगे, तो हम बन गए। इसका मतलब मेरा नेशनल एस्पिरेशन हो गया। एक बार एक
पखवार के ही कार्यक्रम में हमसे पूछा तो हमने कहा मेरा तो एक ही एस्पिरेशन है कि अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर बनाएंगे। क्या ये गुनाह है? लेकिन व्यक्तिगत एस्पिरेशन दिखा करके पता नहीं, अरे भाई काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि हम जनता की सेवा करने लायक है तो कृपा करिए, जो काम करते वो काम करने, जितनी दूरी तक कर सकेंगे, जितनी क्षमता है उसके आधार पर काम करते रहेंगे। उसके आगे हम न सोचते हैं न जानते हैं। आज भाई जनता ने मैंडेट दे दी तो काम करना तो मेरा दायित्व कर्तव्य है, और हम जानते हैं काम करने में तो बड़ी कठिनाई होती है। तो ये जो आप जिम्मेवारी लेते हैं राजकाज के संचालन का, वो कठिनाइयों से भरा हुआ तो रहेगा, उसका हमको कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन अकारण काहे का फायर करते रहते हैं। स्कूली बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। किया है मीसा भारती और उनके हस्बैंड पर, खासतौर पर मिशेल जो कंपनी है, किस तरीके से जो डील्स हुए हैं उस पर आपका क्या स्टैंड है? इसके बारे में ना हमको कोई जानकारी है न मेरा कोई आइडिया। ये आप लोग चलाते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा। और मैंने शुरू में ही कहा दिया, कोई आरोप लगता है उसका उत्तर भी चला जाता है, इसलिए उस विषय में मुझे ना मेरी कोई ना जानकारी है न उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया है। आप आरोप लगाते हैं, जिन पर आरोप लगाते हैं वो उत्तर दे देते हैं। कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन अब छोड़ दीजिए ना, और कहीं कुछ हो तो पूछिए ना। जी मैं पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी। स्कूली बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्हें किताबें नहीं मिल रही हैं, और बहुत से स्कूलों में म्यूजिक के टीचर नहीं हैं, और ख़ास तौर से उर्दू की किताबें तो पहुंच ही नहीं रही हैं। नहीं, किताबों को तो देना सरकार की जिम्मेवारी है। अशोक चौधरी जी देख लेंगे, आप ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का तो काम है, हम लोग तो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोगों का काम है। 2000 कहीं से दिक्कत होगी तो देख लेंगे शिक्षा मंत्री जी, क्यों कोई दिक्कत आई। 2019 के लिए ना पहले आपने कभी दावा किया था और आज खुद भी कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि महागठबंधन जैसी व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, इसके बारे में आपने पहले भी कहा है, आपको लगता है? चाहिए तो जरूर, लेकिन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हम कौन होते हैं कहने? कोई एक पार्टी है देश में, बिहार में तो कम से कम 3 पार्टी का मन बन गया, महागठबंधन बन गया, लेकिन देश को देखिएगा तो दर्जनों पार्टियां, सबका मन बने तब तो कुछ हो सकता है। आपको उम्मीद है क्या? कई दलों के नेताओं ने ये कहा है कि आप में ये क्षमता है कि आप गैर बीजेपी दलों का नेतृत्व कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ी निराशा ऐसा समझने वालों को मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, लेकिन हमारा कहीं से भी उस दिशा में एस्पिरेशन नहीं, बट आपको मेरा कोई एस्पिरेशन नहीं। लेकिन अगर आपको बीजेपी से, मोदी से अगर लोहा लेना है तो कहीं ना कहीं एकजुटता और एक मंच के नीचे आना ही होगा, तो ऐसे में कौन है जो सबको एक साथ लाएगा? कौन जानता है कौन? किसी को पहल तो करनी होगी ना। 5 साल पहले मोदी जी को कोई जान रहा था? कौन इमर्ज करेगा, किसमें वो क्षमता दिखेगी देश की जनता को? मोदी जी में क्षमता दिखी, मोदी जी में क्षमता दिखी। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, तो किनके अंदर क्षमता लोगों को दिखेगी? तो ये तो विषय की चीज है, ये कोई आज का विषय तो है नहीं, और ये पर्सनल एस्पिरेशन का विषय नहीं। आपके अंदर वो क्षमता है ना? बिल्कुल नहीं, अपने हिसाब से तो मेरी समझ से बिल्कुल नहीं। अगर प्रस्ताव मिलेगा तो स्वीकार करेंगे जी ना, प्रस्ताव मिलेगा तो स्वीकार करेंगे। हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन आप सीरियसली पूछे, वैसे आप आजकल जहाँ चले गए हैं हमको थोड़ा बहुत डाउट हो गया। आप ही समझ रहे हो। 2019 के पहले 2017 का राष्ट्रपति का चुनाव है, तो 2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में ज्वाइंट अपोजिशन कैंडिडेट होगा या नहीं? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा है कि सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी को चाहिए कॉन्सेंसस का प्रयास करना। इसमें राष्ट्रपति तो देश के राष्ट्रपति होते हैं, कॉन्सेंसस का प्रयास करना चाहिए। अगर वो कॉन्सेंसस का प्रयास नहीं करते हैं तो अपोजिशन का ड्यूटी बनता है कि अपना कैंडिडेट खड़ा करें, सर आपस में बातचीत करें। लेकिन पहले तो केंद्र सरकार की एक ड्यूटी है, फर्ज बनता है, मैं ड्यूटी नहीं कहूँगा,
अब तक के जो उदाहरण है सामने, उसमें केंद्र में बैठे हुए लोगों को पहल करना चाहिए और पहल करके सारे पार्टियों के बीच से बात करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सर्वानुमति से राष्ट्रपति नहीं बनाना हो, अपनी मर्जी से बनाना हो, तो फिर वैसी स्थिति में जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, अगर विपक्ष में बैठा हुआ लोग है, केंद्र के लोग, सभी विपक्ष में इक्का दुक्का पार्टी की बात नहीं कर रहा, अगर समस्त विपक्ष के साथ कोई डायलॉग करके कॉन्सेंसस की बात करेंगे तो बहुत ही वो एक अच्छा उदाहरण होगा, अच्छी परंपरा होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप किन्हीं को राष्ट्रपति के चुनाव में पूछिएगा भी नहीं, दोनों का तो बैठे थोड़ी रहेंगे, तो उनका भी फर्ज बनेगा कि वो अपने आपस में बातचीत करके वो कैंडिडेट तय करेंगे। लेकिन अभी तो इसके लिए पहले मेरी समझ से केंद्र को पहल करनी चाहिए और पहल करके कोई कॉन्सेंसस का प्रयास करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष का फर्ज है वो अपना ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा करे। ईवीएम को लेकर आप लोगों का अलग अलग स्टैंड है, आरजेडी का और जेडीयू का। जब ईवीएम पे महागठबंधन है तो हर चीज में आरजेडी जेडीयू का दिखाते हैं, दोनों दो पार्टी है और ऐसा नहीं है महागठबंधन होने का मतलब अलग अलग पार्टियां तो कायम है ना। अगर व्यूज एक रहते, एक पार्टी में एक होता, अलग अलग पार्टियों के विभिन्न विषयों पर अलग अलग विचार होते। बिहार में महागठबंधन है, जो बिहार के मुद्दे हैं उसके लिए हम लोगों का साझा कार्यक्रम है और साझा कार्यक्रम के साथ हम लोग बिहार को की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए जिसके बारे में अलग अलग राय होगी। नोटबंदी पर मेरी अपनी राय थी, ईवीएम के बारे में बहुत सारे पार्टियों की राय है, हम लोगों की राय है कि नहीं ईवीएम में कोई ईवीएम ठीक ही है, बैलेट पेपर का जमाना अब लग गया, अब ईवीएम से ही होना चाहिए। अगर ईवीएम के बारे में लोगों को आशंका है तो उस आशंका को दूर करना चाहिए। और वो जो एक होता है, हमने वोट किया था पिछली बार, तो हम जिस बूथ पर वोट कर रहे थे वहां पर बटन दबाने के बाद एक पर्ची भी नीचे गिरा, हमने देखा कि हमने जो वोट किया वही सिंबल का पाया उस पर, उसको क्या कहते हैं, वीवीपैट। तो वीवीपैट लागू करने की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बिल चाहते हैं कि वीवीपैट तो लागू ही हो जाए। और ये जो सुझाव आया है कि सर्टेन एरिया हर एक कंस्टिट्यूएंसी में आप गिनती करिए ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग में कर लीजिए, लेकिन साथ साथ उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप जो वीवीपैट से जो पर्ची गिरता है उसको भी सर्टेन परसेंटेज गिन करके कंपेयर करके देख लीजिए, लोगों का भरोसा और बढ़ जाएगा। तो ये उद्देश्य है। तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई परस्पर जो है मतभेद और विरोध, ये ऐसी कोई बात ही नहीं है, व्यू है, अलग अलग चीजों पर अलग अलग व्यू होता है। तो इसलिए इन चीजों को कोई कॉन्ट्राडिक्शन के तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज को आप कॉन्ट्राडिक्शन के तौर पर देखने लगिएगा तब तो लोगों का अपना अपना व्यू तो कौन हो जाएगा, तब तो फिर मीटिंग का कोई मतलब नहीं, बातचीत का कोई मतलब नहीं, डायलॉग का कोई मतलब नहीं। इसलिए इन चीजों में विचार हो। अगर मान लीजिए कि वीवीपैट के को काउंट करेगा 10%, 20%, 25% हर एक असेंबली से और मिलाकर देख लेगा उन बूथों को कि भाई दोनों का रिजल्ट अगर एक है तो फिर उससे ईवीएम की और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, जिनको आज मन में आशंका है उनकी आशंका दूर हो जाएगी। तो इस तरह का काम करना चाहिए। आप कितना आवेदन करोगे? अब छोड़ दीजिए सर। मीटिंग बुलाने की बात कही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया कर रहा है भाई? मीटिंग बुलाया है, बुलाएंगे, जाएंगे, इसमें कौन बड़ी बात है? तो आपस में हम लोग का कोई आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं, वैसी कौन सी बात है? और अभी 27 अगस्त, अभी तो आप लोग दूसरी चीज में उलझाए हैं। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, जितने इससे अच्छी बात क्या होगी? उनको दोबारा बना दिया जाए सबसे अच्छा। लेकिन तो केंद्र को डिसाइड करना है, हम तो कोई किन्हीं का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन केंद्र को पहल करना है। ये कॉन्सेंसस से अगर राष्ट्रपति कोई बने तो अच्छा, अच्छी परंपरा होगी। जितने
कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसके क्वेश्चन आउट हो जा रहे हैं बिहार में, पेपर लीक हो जा रहा है। हमने भी आज देखा है कि केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षा में कुछ ऐसा हुआ और उसके संबंध में कुछ केस भी दर्ज हुए हैं यहाँ, और यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि केंद्र का है तय उनको करना है कि इसकी जांच जो राज्य सरकार की पुलिस करेगी वो, या वो दिल्ली की पुलिस से कराएंगे, कई जगहों की बात होगी, या फिर वो सीबीआई से कराएंगे, तो उनको केंद्र को करना है तय। लेकिन बुनियादी तौर पर प्रारंभिक जांच पड़ताल हम लोगों के यहाँ हो रही है, और जहाँ कहीं से भी जो कुछ मिल रहा है उसको पकड़ना, उसको पूछताछ आदि की कार्रवाई चल रही है। तो जहाँ तक यहाँ कोई घटना घटी है उसके संबंध में जो भी हम लोगों के यहाँ उसकी सूचना मिली है उस हिसाब से FIR करते हुए बात आगे बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी, ये शराब जो पकड़ी गई थी दियारा क्षेत्र में, वो बहुत सारा शराब को गंगा में बहा दिया गया है, और उसको लेकर पटना हाईकोर्ट में PIL दाखिल हुआ है कि नमामि गंगे को इसे नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि गंगा में शराब बहाया गया, ये मुझे नहीं मालूम है, आपसे पहली बार सुन रहे हैं। विजुअल है, और गंगा में विजुअल होगा, कुछ भी होगा, कौन किया, लेकिन गंगा नदी में शराब बहाने की बात नहीं, वो तो शराब की बोतलों को तोड़ देना, नष्ट कर देना, लेकिन गंगा नदी में शराब नहीं बहाना। और मुझे नहीं मालूम है कि किसने गंगा नदी में शराब बहाया। गंगा नदी में तो कोई गंदगी और इस तरह के शराब फैलाने की बात नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ भी हमने कहा है कि आखिरकार जो बरामद होता है, केस होता है, कोर्ट में केस होता है, कोर्ट को इन्फॉर्म करिए, सैंपल रखिए और नष्ट करिए। ये आदेश है और ये नियम है, ये कानून यही कहता है, उसके हिसाब से हो रहा है। लेकिन नष्ट करने के सिलसिले में गंगा नदी में शराब को बहाना ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गंगा नदी क्या, किसी भी नदी, गंगा नदी नहीं, किसी भी नदी में शराब बहाने की इजाजत दी, उसको नष्ट कर दीजिए, वहीं पर धरती पर नष्ट करिए, बुलडोजर चलाइए, जो भी करिए पूरे तौर पर नष्ट करिए, और आप लोगों को भी दिखाइए। और इसके खिलाफ जबरदस्त मुहिम चल रहा है, और आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं, आप कितना भी जबरदस्त मुहिम चलाइए, इक्के दुक्के ऐसे लोग होंगे जो गड़बड़ी करते हो। और एक बात मैं बता देता हूं कि गड़बड़ करते हुए कोई पकड़ा जाएगा नहीं, बख्शा जाएगा। आज हमने समाचार पत्र में देखा, युवा जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय का नाम देके कि उसका ससुर साला पकड़ा है, कोई पकड़ाया? एगो को देखे कि एम्बैरेसमेंट, मेरा क्या एम्बैरेसमेंट, हमारा कोई एम्बैरेसमेंट नहीं। किसी का रिश्तेदार हो, कोई हो, किसी पार्टी का ही क्यों न हो, सरकारी सेवा में क्यों न हो, पद धारक क्यों न हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के सामने सब बराबर है, कानून अपना काम करता है। और ये तो सोचना चाहिए भाई कि अगर JDU का कोई ऑफिस बेरर है यूथ विंग का, उसके ससुर और साले पकड़े गए, तब बधाई देना चाहिए था पुलिस को और प्रशासन को कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और कौन क्या करेगा किसी को मालूम है, किसी के ललाट पर लिखा हुआ है। ये भला आदमी है कि भीतर से इसके मन में कुछ विकृतियां हैं, किसी के सिर पर चेहरे पर तो लिखा हुआ रहता नहीं। दुनिया में काम तो भरोसे पर चलता है, लेकिन कोई अगर गड़बड़ी करेगा तो बचेगा कैसे, छोड़ा जाएगा? आप छुड़ाइएगा ना फंसाइए, किसी को नहीं। आज तक ना हमने किसी को फंसाया है, ना किसी को बचाया। अब फंसाना बचाना तो है ही नहीं, किसी को छोड़ के नहीं। अगर कानून की नजर में कोई अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, और कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करेगी कोई। चलिए वोट दीजिए। धन्यवाद। दाल